अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी करवाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप मेरे साथ अपनी बुक और नोटबुक साथ रखें, ताकि आपको मैं जो जो सवाल एक्सप्लेन करूं और जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊं, आप उनको नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको लेक्चर को समझने में बहुत आसानी हो। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, बल्कि 1 और 2 में दोनों एक साथ करवाऊंगी आपको। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है डिफाइन द टर्म ट्रांसवर्सल वेव एंड डिफाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्सल वेव किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं, आपने इन दोनों को बताना है। इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अक्सर डिफरेंस बन के आता है। आपने क्या करना होता है, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल को डिफरेंस में लिखना होता है। जिस तरह से मैं आपको शो कर देती हूँ, आप कुछ इस तरह से ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल के पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंस बना के लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या। इससे पहले थोड़ा सा वेव को डिस्कस कर लेते हैं कि वेव्स हैं क्या। साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव, ये सब वेव्स के एग्जांपल हैं। आप जो भी सुनते हैं, या आपके घर में लाइट आती है, सिग्नल्स आते हैं, या पानी के अंदर बनने वाली कोई भी लहर, उसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर वेव्स की तस्वीर देखी होगी। हम इस तरह से वेव्स को शो करते हैं। ओके, लेकिन वेव्स में दो टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप होती है ट्रांसवर्सल वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमें समझना है ये जो ट्रांसवर्सल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फ़र्क आता है। देखिए, उसको समझने के लिए मैंने एक ये एरो बनाया है। ओके, अब मैं एक पार्टिकल बना रही हूँ, ज़रा गौर से देखें और उसको समझें। ठीक है, कोई भी, जैसे आपकी साउंड वेव है, वाटर वेव है या लाइट वेव है, ठीक है, वो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। और जो आपका वेव का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, मैंने इस ब्लू से शो किया है, डायरेक्शन वेव का कैसा है, सामने की तरफ। और जो आपका पार्टिकल है, जो भी आपका मीडियम है, वो कैसे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन। तो अप मूव कर रहा है, फिर डाउन मूव कर रहा है, इस तरह से कुछ अप एंड डाउन, परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन, और इस तरह से प्रोपेगेट हो रहा है। ओके, तो ऐसी सूरत, ऐसी वेव्स जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करें, वो अप एंड डाउन मूव करें, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। किसी भी मीडियम के वेव की डायरेक्शन के, जो मीडियम है वो किस तरह मूव करे, अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर मूव करे, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। तो ट्रांसवर्सल वेव की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Transversal waves are the waves that travel in a direction perpendicular to the direction of wave. Transversal waves वो waves होती हैं जो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलें। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया कि वेव के डायरेक्शन के जो पार्टिकल्स है, मीडियम है, वो किस तरह चल रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है। तो इसी तरह की वेव्स को हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ओके, अच्छा जी, अब ट्रांसवर्सल वेव के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वेव का, ये जो ऊपर वाला पार्ट बन रहा होता है वेव की डायरेक्शन से, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट। और जो नीचे वाला पार्ट बन रहा होता है, इसे हम कहते हैं ट्रफ। ओके, तो आपने इन दोनों को भी लाइन से लिख लेना है। आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ट्रांसवर्सल वेव की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये देखें, ये पेज नंबर 4 पे आपको ट्रांसवर्सल वेव की डेफिनेशन मिल रही है, ये पहला ब्लू। देन आपको क्रस्ट की डेफिनेशन मिल रही है, ट्रफ की डेफिनेशन मिल रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी तरह से आपने लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट पार्ट में जो लिखना है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखनी है, कंप्रेशन की लिखनी है, और इसके साथ ही रेयर फ्रैक्शन की लिखनी है। ओके, तो इस तरह से आपने डिफरेंस बना के लिखना है। ये आपके दो सवाल कवर हो जाएंगे। इसके साथ मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी समझा देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि ऐसी वेव्स जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं, जैसे ये एक वेव की प्रोपगेशन है, वेव का चलना है, कि वेव जो है वो इस तरह से डायरेक्शन में चल रही है, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी किस तरह से प्रोपगेट कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, वेव के साथ ही साथ चल रहे हैं। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा करीब है पार्टिकल्स, कहीं पे थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की जब पैरेलल चले वेव की डायरेक्शन के साथ, पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो, तो ऐसी सूरत में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाते हैं। ओके जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसे हम कहते हैं कंप्रेशंस, और जहाँ पे करीब होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शंस।
तो आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिख लेनी है एक साइड पे, मैं भी आपको बता चुकी हूँ। और आपने जो है कंप्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें आपको मैंने बता दिया जहाँ पे टर्न्स जो हैं वो एक दूसरे से फार अवे हों, कॉइल्स और टर्न्स एक दूसरे से फार अवे हों, और रेयर फ्रैक्शंस जहाँ पे कॉइल्स और टर्न्स एक दूसरे से करीब करीब हो। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जवाब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल वेव। आपने मैकेनिकल वेव के ऊपर छोटा सा नोट लिखना है। इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। आपके बुक के पेज नंबर 5 में मिलेगा आपको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव का डिफरेंस। आपने इसमें से कोई भी 5 डिफरेंस याद कर लेने थे। एग्जाम्स में आपके डिफरेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस आपको लिखने को आएगा। और अगर इन केस आपको नोट लिखने को आता है तो आपने मैकेनिकल वेव के सारे पॉइंट्स मिला के लिख देने, तो आपका मैकेनिकल वेव का जवाब हो जाएगा। और अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो आपने इन दोनों को लिख देना है। ठीक है जी, तो हम इसको समझते हैं। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए आप। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें अब गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो मीडियम एयर हो या वो वाटर हो। उन्हें अपने प्रोपोगेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको आगे प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स, आपके टेलीफोन सिग्नल्स, देखें आंधी हो, तूफान हो, हवा ना हो, स्पेस में सैटेलाइट में जो है ये स्पेस में जो है ये ट्रैवल करती हैं। इन्हें तो किसी हवा की या पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रोपोगेट करती ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से मिलकर बनी होती हैं। इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स पहले देख लें। साउंड वेव है, वाटर वेव है, ये तमाम वो वेव्स हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप एक वैक्यूम रूम ले लें, वैक्यूम रूम ऐसा रूम जिसके अंदर एयर बिल्कुल ना हो, और आप वहाँ पे आवाज़ क्रिएट करें, तो आवाज़ एक इंसान से दूसरे इंसान से नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन आपकी वही आ जाती हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स, इंफ्रा वेव्स, ये तमाम जिसमें आपके फ़ोन सिग्नल्स, ये सब चीज़ें चल रही हैं, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग मोशन, ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मिला के प्रोड्यूस होते हैं। इसका नंबर 2 पॉइंट है। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्सल होती हैं। मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम में, खिला में ट्रैवल नहीं कर सकती, ये खला में ट्रैवल कर सकती है। इसको आप बस यहाँ तक याद कर लें। और इसमें स्पीड भी है, चाहे तो आप याद कर लें कि जो स्पीड वैक्यूम में इसकी स्पीड है ट्रैवल करने की, वो 3 × 10⁸ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है हाउ कैन यू से दैट मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मटीरियल वेव। आप कैसे कह सकते हैं जो मैकेनिकल वेव हैं ये मटीरियल वेव हैं। तो इसका आंसर जो है, अगर आपने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी होगी, जो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल और मैग्नेटिकल का, कि क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। देखें, आपको इसके पेज नंबर 5 पे देखें। मैकेनिकल वेव वो वेव्स हैं जिनके अंदर मीडियम की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वो वेव है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको मीडियम वेव कहा जा सकता है ना। तो आप इसका जवाब लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मीडियम वेव्स। ओके, तो ये एक रीज़न था छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रीज़न देना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एक छोटा सा रीज़न ही है। इसमें आपसे पूछा गया है वेव्स आर द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट मैटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वेव्स जो हैं वो सिर्फ अपनी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, मैटर नहीं। आपने इसको जस्टिफाई करना है एक स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसका जवाब जो है आपको बुक के पेज नंबर 5 पे ही मिलेगा। आप ये देखें पेज नंबर 5 पे, जहाँ हमने इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा था, उसी से ऊपर यहाँ पे आप जो है टाइड से लेके ये मैटर्स तक इसको मार्क कर लें। मैं इसको समझा देती हूँ। टाइड कैन ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स, द वाटर मूव अप एंड डाउन, डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल इन अ वेव ट्रांसफर एनर्जी नॉट मटीरियल। कह रहे हैं एक वेव जो है वो किस तरह ट्रैवल करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती जाती हैं, यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान पहुँच जाती हैं। इसमें क्या होता है, वाटर अप एंड डाउन मूव करता रहता है। और क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेव है, वो क्या करेगी, एक वेव बनी, ओके।
अब वो क्या करेगी, ये अपनी एनर्जी जो है, ये एक वेव, ये अपनी आगे वाली एनर्जी को वेव दे देगी। लेकिन देखिए पीछे की वेव खत्म नहीं हुई है, वेव वैसे ही कायम है। उसने बस क्या किया, अपनी एनर्जी आगे वाली, फिर ये वाली वेव क्या करेगी, अपनी एनर्जी दूसरी वेव को दे देगी, ये वाली अपनी एनर्जी दूसरी। तो देखिए पीछे वेव्स तो बनती जा रही है। कभी भी हम पानी का सीन बनाते हैं, कोई सीनरी बनाते हैं, तो देखिए हम ऐसे वेव बनाते जाते हैं। तो देखें वेव्स तो बनती ही जाती हैं, बस क्या होता है, एक की एनर्जी दूसरे में, दूसरे की एनर्जी तीसरे में ट्रांसफ़र होती जाती है। तो इसका मतलब है वेव्स जो हैं वो बस अपनी एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, अपना मटेरियल नहीं। यानी उसकी जो प्रीवियस पीछे की साइड पे जो वेव्स हैं वो ऐसी ही कायम रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा रीज़न था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 4 डेफिनेशंस पूछी गई हैं। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन, और पीरियड की डेफिनेशन है, इसके अंदर वेवलेंथ की डेफिनेशन है, और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। ये 4 डेफिनेशंस जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप देखें, आपको इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे आपको एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मिलेगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द पॉइंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये आपकी वेव है, ये प्रोपोगेट करना शुरू हुई, ये ऐसे ऊपर नीचे ये हुई। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रही है, ये जितना ऊपर जा रही है एक वेव, जितना नीचे जा रही है एक वेव, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसकी मेन पोजीशन से, ये वाली मेन पोजीशन से वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रही है, कितना ऊपर कितना नीचे जा रही है, ये एक वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी, पीरियड और वेवलेंथ की, जो आपको आपके बुक के पेज नंबर 7 में मिलेगी। ये देखें, ये आपको इसमें टाइम पीरियड मतलब पीरियड ही हो गया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड को समझते हैं। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट टू अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक पूरी वेव बनने में कितना टाइम लगा। ठीक है, एक पूरी मुकम्मल वेव बनने में जो टाइम लगता है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव बनने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में आपकी कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अक्सर आपने चैनल में देखा है, जैसे कभी मैच आ रहा होता है, दो चैनल में से एक चैनल में से थोड़ा जल्दी आ रहा होता है, एक चैनल पे 10 सेकंड्स के फ़र्क से आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी चैनल्स की चेंज होती है। एक की फ्रीक्वेंसी जो है, जितना टाइम है उसमें ज़्यादा वेव्स प्रोपगेट हो रही हैं, और एक चैनल में उसी टाइम में थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी, थोड़ी कम वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, गिवन टाइम में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं, कितनी वेव्स बन रही हैं, ये उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लास्ट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, आपका, आपने क्रस्ट और ट्रफ समझा, एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ कहलाते हैं। ओके, वेवलेंथ को कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसे करके आपने ऐसे ये वेव का शेप दे के इस तरह से, इसे लैम्डा कहा जाता है। तो एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक का डिस्टेंस आपका एक वेवलेंथ है, या एक कंप्रेशन से एक रेयर फ्रिक्शन तक का डिस्टेंस जो है वो आपका एक वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ रिपल टैंक एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। रिपल टैंक किसे कहते हैं और आपने एक्सप्लेन करनी है उसकी वर्किंग। तो इसका जवाब आपको आपके बुक के पेज नंबर 3 पे मिलेगा। ठीक है, ये देखें, ये रिपल टैंक की डेफिनेशन है पेज नंबर 3 के ऊपर, और ये जो है इसकी वो है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, इसकी वर्किंग है। तो इसको मैंने अपने पास नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको वहीं से समझाती हूँ कि रिपल टैंक होता क्या है। रिपल टैंक क्या होता है, रिपल टैंक इज अ ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिपल टैंक क्या होता है, एक ग्लास का टैंक होता है जो हम लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने के लिए, कि वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्शन करती हैं, किस तरह से वेव्स रिफ्रैक्शन करती हैं, किस तरह से वेव्स में डिफ्रैक्शन होती है। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं आपको एक पिक्चर से पहले समझाती हूँ। ये है एक आपका
रिपल टैंक, ठीक है। इसके अंदर एक ये बीच में ग्लास लगा हुआ होता है हॉलो सा, इसके अंदर आप पानी वाटर जो है वो भरते हैं। यहाँ पे ऊपर एक लैंप लगा होता है जिसका काम होता है इसके अंदर पानी को ब्राइटन करना, ताकि जो भी इस पानी के अंदर हो रहा है हम उसको अच्छे से देख सकें। इसके बाद यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा हुआ होता है। वाइब्रेटर का काम क्या होता है? वेव्स को जनरेट करना। यहाँ पे जैसे ही हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं तो जो भी सरफेस एरिया वाटर का इससे जुड़ा होता है, सबसे पहले वहाँ पे वेव बनती है। उसके बाद वेव आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो टैंक है उसके अंदर इस तरह से ट्रैवल करते करते लास्ट तक पहुंच जाती है। तो वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना कि अगर मैं इसमें कोई बॉक्स रख देती हूँ, कोई भी ऐसा ब्लॉक रख देती हूँ जो पानी को रोक देता है इसकी वेव्स को, तो वेव्स किस तरह बिहेव करेगी, कुछ भी वेव्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ना रिपल टैंक कहलाता है। तो इसको हम रिपल टैंक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। The ripple tank is usually illuminated from the above, that the light shines through the water to visualize the wave being produced। मैंने जो आपको अभी बात बताई कि रिपल टैंक को ऊपर से चमकाया जाता है ताकि जो भी इसके अंदर काम हो रहा है आप उसको ईजिली देख सकें। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप मूव करेंगे। इन एन लेबॉर्ट्री वी कैन प्रोड्यूस वाटर वेव्स विद द रिपल टैंक। हम लेबॉर्ट्री के अंदर रिपल टैंक की मदद से वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से? आप यहाँ से करेंगे। अ स्मॉल वाइब्रेटर मूव अप एंड डाउन द वाटर सरफेस रिजल्टिंग इन अ वाटर पार्टिकल्स एट द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द डिपर बीइंग मेड टू मूव अप एंड डाउन। क्या करते हैं? हम एक वाइब्रेटर लगा लेते हैं। वाइब्रेटर क्या करता है? अप एंड डाउन मूव करता है, और इसके अप एंड डाउन मूव करने की वजह से जो भी पार्टिकल इससे इन कॉन्टैक्ट होते हैं वो भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, फिर जो मूवमेंट है वो क्या होता है? स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वाटर सरफेस इन द टैंक इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। और फिर ये जो मूवमेंट है ये बाकी पूरी जो वाटर सरफेस है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आगे बढ़ती जाती है। किस शक्ल में? रिपल्स की शक्ल में। छोटी छोटी वेव्स को रिपल्स कहते हैं। तो ये आपने वाटर टैंक का जो रिपल टैंक है उसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है 5B वाला, तो मैं आपको 5B में एक छोटी सी डेरिवेशन है वेव स्पीड की, तो वो आपको करवा देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले 6 वाला क्वेश्चन करवा दिया, मैं आपको 5B जो है वो कवर करवा देती हूँ। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड V इजिकल्स टू एफ लैम्डा। आपको वेव स्पीड का जो है फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है। इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे मिलेगा। आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है वेव स्पीड की, उसके बाद आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना। अच्छा, मैं आपको और अपनी वर्डिंग में और इजीली करके करवा देती हूँ कि किस तरह से। वेव स्पीड क्या होती है? वेव स्पीड होती है एक वेव जो है गिवन टाइम में पर यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट ऑन अ वेव सच एज ट्रस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम में एक वेव कितना ट्रैवल करती है, वेव की स्पीड को जो है हम बोलते हैं निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब हम इसको ड्राइव करके देखते हैं कि हम जो वेव की स्पीड है उसको किस तरह से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बना कैसे हमने सीखना है, बहुत ही आसान है। देखें, इसके लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी यानी किसी भी चीज़ की स्पीड विद डायरेक्शन, वेव एक डायरेक्शन ही है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है एस, ये तो एक वेव ने ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे हम एस की जगह पे लैम्डा इस्तेमाल करेंगे, और टी की जगह पे, क्योंकि ये टाइम पीरियड भी एक वेव का ही है ना, कि वेव कितने टाइम पीरियड में, तो हमें वेव का टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जो है इस इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल्स टू एस की जगह पे लैम्डा आ जाएगा और स्मॉल टी की जगह पे आपका कैपिटल टी आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या किया, वी को V इज इक्वल्स टू 1/t को अकेला कर दिया और लेमडा को अलग कर दिया। देखिए, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना, फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 1/t, मतलब कितने टाइम पीरियड में कितनी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ट्रैवल करनी है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/t। तो अगर मैं इसको 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा ये इसके ऊपर हो जाएगा, और अगर मैं इसको अलग भी करूँ तो कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने ऐसा किया कि ताकि जो 1/t है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये एफ में। तो बस हमने इसको 1/t की जगह एफ लिख देना है, तो ये हो जाएगा एफ लैम्डा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गई, V इजिकल्स टू एफ लैम्डा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है कि 6 का बी अब हमें सॉल्व करना होगा। 6 का बी में आपसे वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछिए कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको आपके बुक के पेज नंबर 8 में मिलेगी।
ओके, ये लिखी हुई है यहाँ पे आपकी वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइंट ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेस। वेव लाइन क्या होती है? जैसे फर्स्ट करो हम एक वेव बना रहे हैं, एक पार्टिकल हम बता रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो किसी भी चीज़ का, साउंड का पार्टिकल्स हैं, वो इस तरह से ऊपर मूव कर रहे हैं, फिर वो नीचे जा रहे हैं। ओके, फिर वो ऊपर मूव कर रहे हैं, फिर वो नीचे जा रहे हैं। तो हम अगर हमें उसको दिखाना है तो हम एक लाइन क्रिएट करके अपनी वेव को शो करते हैं ना। आपने कभी भी देखा है कि हमने वेव शो करना है तो इस तरह से हम लाइन, तो इमेजिनरी लाइन जो सारे पॉइंट्स को मिला दे, आपस में जोड़ जाए और उसका वेव का फ्रंट दिखाए, तो इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, refers an experiment to explain the refraction of wave concerning the ripple tank। हमने सबसे पहले रिपल टैंक में ये बात की थी ना कि रिपल टैंक के अंदर आप दो चार चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं कि वेव के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होती है, तो वेव के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है, और वेव के अंदर डिफ्रैक्शन किस तरह से आ रही है। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रिपल टैंक के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बताना है वेव के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो इसका जवाब मैंने अपने पास लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें, ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, मैं मार्क भी करवा दूंगी। Reflection of wave in a ripple tank. When we play a vertical straight surface in the path of wave, you will notice that the wavelength of the plane have wave shortened and change its direction as they start moving from the boundaries of that medium. ओके, इसको मैं पिक्चर बना के दिखाती हूँ। इसमें कह रहे हैं कि आप एक कोई भी स्ट्रेट पार्टिकल, एक कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी चीज़ जो है, आप ना, जैसे ये आपका रिपल टैंक है, ये आपका रिपल टैंक है, इसमें ये पानी की वेव्स बन रही हैं। ओके, अब आपने क्या किया है, पानी की वेव्स बन रही है, आपने कोई भी एक वर्टिकल सरफेस या कोई भी आपने जो है एक ब्लॉक, एक ऑब्स्टिकल इस लहरों के बीच में रख दी। तो क्या होगा, ये जो वेवलेंथ इतनी बड़ी बड़ी बनती आ रही थी, अब ये शॉर्टन हो जाएंगी, क्या होंगी, दो में डिवाइड हो जाएंगी, आधी यहाँ से और आधी यहाँ से मूव होने लग जाएंगी, शॉर्टन हो जाएंगी। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी सेम, लेकिन बस क्या होगा, इनकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। तो ऐसे उसको कहलाता है रिफ्रैक्शन। देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव इज सेम इन बोथ वेव्स बिकॉज इट इज सेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स एज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटर। कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वाइब्रेटर कितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट होकर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों वेव्स की जो ये ब्लॉकेज के दोनों साइड पे वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, जिस फ्रीक्वेंसी से पहले आ रही थी उसी फ्रीक्वेंसी से वेव्स आएंगी। फर्क क्या आ जाएगा इसके अंदर? The result showed that the speed of the wave depend upon the water depth. Wave travel faster in deep water than a shallow water. The effect is called reflection. इसके अंदर रिजल्ट में ये बात बताई जा रही है कि जो वाटर की स्पीड है ना, वेव की स्पीड, वो डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ पे, पानी कितना गहरा है। जितना ज़्यादा पानी गहरा होगा, जैसे समंदर में जितना पानी गहरा होता है, तो क्या होता है, उतनी ही वेव जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करेंगी। वेव जो है, और जितना शेल और जितना कम पानी होगा, जैसे आप एक ट्रिपल टैंक में ले रहे हो, जितना कम पानी होगा तो वेव उतनी कम ट्रैवल करेगी। तो वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ के ऊपर। तो इस रिएक्शन को, कि वाटर किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से ऑब्स्टिकल के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको बुक में भी मार्क कर लेते हैं। इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे मिलेगा। आप इसको यहाँ से लेके वैन अ फ्लैट पीस से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर दे सकते हैं। इस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन। इसके अंदर आपसे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया। पहले आपसे रेफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया था, अब आपसे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है कि डिफ्रैक्शन जो है वो क्या होती है, हमें इसके फेनोमेना को, इसको एक्सप्लेन करना है। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है? हाँ, ये मैंने फ्रैक्शन का आंसर लिखा हुआ है। व्हेन एन obstruction or a straight surface with a gap in the ripple tank is placed in the path of the coming wave, they strike it, the wave will bend around the sides of the obstruction or spread out as they pass through a gap. This phenomena is called refraction. मैं यहीं पे इसकी पिक्चर बना के दिखा देती हूँ कि ये एक रिपल टैंक है, इसके अंदर ये इसकी वेव्स आ रही हैं। अगर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल रख देते हैं, कोई भी रुकावट रख देते हैं, एक ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगी, वेव जो है वो इसके किनारियों से बेंड हो जाएगी और बेंड करके जहाँ से उसको जगह मिलेगी वो वहाँ से मूव करना शुरू कर देगी। या अगर इसके बीच में गैप है तो क्या करेगी, वेव इसके गैप्स में से मूव करना शुरू कर देगी, यहाँ पे अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कहते हैं, इस फेनोमीना को, डिफ्रैक्शन के, अगर वेव को कोई भी ऑब्स्टिकल डिफ्रैक्ट करे तो वो अपना रास्ता चेंज करे लेकिन वो प्रोपोगेट करे, तो इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ना, ज़रा ये बड़े गौर से समझने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये, अच्छा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको एक साथ कवर करूँगी। ये 9A B, 10AB और आई थिंक ये 10B का ही पार्ट है। ओके, इस नाइन्थ के जो जितने 9 और 10 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसमें आपसे हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, फिर क्या कंडीशन ज़रूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करना है, और फिर आपने उसका फॉर्मूला लिख के दिखाना है, और आपने बताना है कि इस फॉर्मूले में जो दो चीज़ें आ रही है, लेंथ और ग्रेविटी, मास तो नहीं दिया हुआ लेकिन इसमें पूछा गया आपसे कि लेंथ और मास का क्या फ़र्क पड़ जाता है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सबसे पहले इसको इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 11 में मिलेगा। देखें पेज नंबर 11 का में जो ब्लू बॉक्स है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट इट फिक्स position, mean position, its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position, and it is always directed toward the mean position. This is called simple harmonic motion. आप यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क कर लें, ये फॉर्मूला लिख लें। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। देखिए कह रहे हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करे, सबसे पहले हम इसके लिए ऑसिलेशन क्या होती है ये बात समझनी होगी, और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये बात समझनी होगी। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप एक पेंडुलम ले लें। एक आपने पेंडुलम बना लिया। पेंडुलम में क्या होता है, एक मेटालिक या किसी भी तरह का ब्रास का एक बॉब होता है, उसके साथ एक स्ट्रिंग होती है जो अनएक्सटेंसिबल होती है, जो ज़्यादा आप उसको उसकी लेंथ जो है वो फिक्स लेंथ की होती है। अब क्या हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सबसे पहले ऑसिलेशन क्या होती है, कभी भी कोई भी बॉडी अपने मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, टू एंड फोर मोशन करे। जैसे ये एक आगे जा रही है, फिर उसके बाद अपनी मेन पोजीशन पे आ रही है, और उसके बाद ये पीछे जा रही है, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है ये कहलाता है ऑसिलेशन। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये ऑसिलेटिंग बॉडी कहलाएगी, और ये जो एक पूरा एक फ्रंट पे गई, फिर ये अपनी मेन पोजीशन पे आई, फिर बैक पे गई, तो एक पूरा राउंड जो है ट्रिप है ये कहलाता है ऑसिलेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक बॉडी जो अपना पूरा राउंड कवर करे, ओके, और उसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ हो, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज टूवर्ड द मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन की तरफ हो। ऐसे ऐसे सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो देखिए अब इसको समझें। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट द फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन से ऑसिलेट हो, आगे बढ़े, इट एसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और वो उतना ही तेज़ी से एसिलरेट करे जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया। जितनी ज़्यादा इसमें आप जितना डिस्प्लेस करोगे उतनी ही एसिलरेशन होगी। और हमेशा पार्ट 2 में बताया है कि एसिलरेशन कैसी होगी, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इज मेन पोजीशन। हमेशा वो ऑसिलेशन एसिलरेशन किस तरफ होगी, उसकी मेन पोजीशन की तरफ। वो हमेशा ऑसिलेट करके अपने मेन पोजीशन, फिर आगे जाएगा, फिर वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा। तो इस तरह के जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सबसे आसान टॉपिक हार्मोनिक मोशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन बता दी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में 9B में आपसे पूछा गया है कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं एक बॉडी के लिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर पाए। इसके लिए क्या कंडीशंस है। तो 3 कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं एक बॉडी के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए। वो कंडीशंस मैंने अपने पास लिखी हुई हैं। बेसिक कंडीशन टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एन इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। जो भी बॉडी है उसके अंदर इलास्टिक फोर्स होनी चाहिए। इलास्टिक फोर्स ऐसी फोर्स एक बॉडी की जो अपनी ओरिजिनल जगह पे ओरिजिनल शक्ल में वापस आना चाहे। तो अगर बॉब वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स होने चाहिए। दूसरी क्या है, बॉडी के अंदर इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, एक ऐसी ताकत बॉडी की जो चेंज को रेजिस्ट करे। ठीक है, तो बॉडी के अंदर इनर्शिया होनी चाहिए कि वो अपने अंदर चेंज को रेजिस्ट करे और दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन इख्तियार करने की कोशिश करें। तीसरा क्या है, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी डायरेक्टली टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टू द मेन पोजीशन। वही पॉइंट आ गया कि एक्सीलरेशन जो है वो उतनी ही होगी जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया होगा, यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन, और हमेशा जो एक्सीलरेशन है वो उसकी मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। मतलब बॉडी को एक्सीलरेट करके वापस अपनी मेन पोजीशन पे ही आना होगा। तो इसके बाद हमें अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू शो करना है क्वेश्चन नंबर 10A के अंदर।
कि आपको डायग्राम बना के सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करना है। तो इसका जवाब आपको आपके बुक के पेज नंबर 12 पे मिलेगा। ये इसकी डायग्राम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसमें एक पेंडुलम बनाया हुआ है, और यहाँ से लेके आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे तो ये उसका पूरा एक्सपेरिमेंट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमने एक जो है पेंडुलम ड्रॉ कर लिया है, ये एक पेंडुलम है। ओके, अब देखें ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। किस तरह से आप अगर इस पेंडुलम को मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात, ये 2 पॉइंट्स आपने, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉल, ये एक मेटालिक बॉल से बना हुआ है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, सस्पेंडेड विद इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी स्ट्रिंग के साथ जो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्यों है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, जब आप पेंडुलम को आप हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू कर देगा, आगे पीछे। ये आगे गया, ओके, देन पेंडुलम क्या करेगा, इस तरह से पीछे की तरफ मूव करेगा। अब देखते हैं हम इस पेंडुलम के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो देखें, इस पेंडुलम पे एक तो फोर्स लग रही है टेंशन। टेंशन क्या है, स्ट्रिंग के अंदर तनाव, जो क्या कर रहा है, इस जो सिस्टम है इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। टेंशन इन स्ट्रिंग है, और ये टेंशन जो है वो लेंथ के बराबर है, इज इक्वल्स टू लेंथ। ओके, तो देखें एक फोर्स तो लग रही है टेंशन की, जो स्ट्रिंग को जो है वो ऊपर की तरफ खींच रही है, और एक फोर्स जो है वो लग रही है, इसको मैं एक्सटेंड करके बना देती हूँ। एक जो फोर्स है वो लग रही है वेट की, ठीक है। और हमें वेट पता है कि किसी भी बॉडी का जो हैंगिंग बॉडी होती है, किसी भी चीज़ का मास वेट जो है वो बराबर होता है W=mg। ओके, तो अभी हमने इनिशियली पढ़ा कि जो पेंडुलम है इस पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन और दूसरी फोर्स है W=mg। लेकिन अगर हम इस फोर्स को, ये जो हमारी W=mg फोर्स है, इसको हम इसके, क्योंकि एक फोर्स है ना, तो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है ना कि हम एक फोर्स को, एक किसी भी वेक्टर को, एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस W=mg को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। आपको ये पता है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि देखें हमने इस तरह से पढ़ा था कि कभी भी कोई वेक्टर होता है, कोई फोर्स होती है, जैसे एक फोर्स है F, 9 क्लास के फिजिक्स का टॉपिक है, तो हम उसको 2 उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के साथ जो फोर्स लगेगी उसे हम Fy करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो एक्स एक्सिस पे इसकी फोर्स लगेगी इसे हम Fx कहेंगे। ओके, तो ये एक फोर्स को उसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना जो है वो कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से ये जो वेट एक फोर्स है ना, इसको हम इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये इस तरह से पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, तो देखें एक, तो अगर आप ये देखें, ये इसके एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिल गए वेट के, एक इस तरह से, ये देखें एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक आपको ये मिल गया यहाँ पे अलोंग द लेंथ। ये अगर लेंथ है, ये अगर लेंथ है तो देखें एक ये अलोंग द लेंथ मिल गया और एक ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है हमेशा जो भी पैरेलल वाला होता है, ठीक है, वाई एक्स एक्सिस कैसे होता है, पैरेलल, तो ये वाला जो होगा ये होगा W=WX, जो बन जाएगा mg, और एक्स एक्सिस किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के, है ना। हमें पता है कि एक्स एक्सिस किसके बराबर होता है, mg cos थीटा। और ये वाला जो है, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो पैरेलल है, इस लेंथ के पैरेलल जो है, जब भी जो एक्स एक्सिस जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं, और वाई एक्सिस क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। तो जो इस साइड पे बन रहा है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू वाई बराबर है एम जी, और वाई पे क्या साइन बनता है, साइन थीटा, ठीक है। तो आपने गौर से समझे, आपने क्या किया, अब आपने ये जो वेट था इसको इसके 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक इस साइड पे जो पैरेलल टू द लेंथ है, जिसका नाम है एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा बनता है, और ये जो ये वाला है, ठीक है, ये बन गया एम जी साइन थीटा। अब देखें, अब देखा जाए तो अब जो पेंडुलम है इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, पहले 2 लग रही थी ना, एक टेंशन की एक वेट की, लेकिन अब अपने वेट को तो सॉरी वेट को तो आपने ब्रेक डाउन कर दिया 2 फोर्सेस में, उसके कंपोनेंट्स में, एक डब्ल्यू एक्स एक डब्ल्यू वाई। तो अब इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी, एक टेंशन की, एक डब्ल्यू एक्स, एक डब्ल्यू एक्स और एक डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो उसको मैं लिख के आपको बताती हूँ,
ठीक है, तो तीनों फोर्सेस मैंने लिख ली हैं जो एक अभी हमारे पेंडुलम पे एक्ट कर रही हैं। पहली क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, जो टेंशन है स्ट्रिंग है जो उसको ऊपर खींच की तरफ खींच रही है। और दूसरी क्या है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेट, और जो है डब्ल्यू एक्स के बराबर एम जी कॉस थीटा, और एक है परपेंडिकुलर डब्ल्यू वाई जो बराबर है एम जी साइन थीटा के। ओके, क्योंकि हमने वेट वाले को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है कि इन तीनों फोर्सेस में कौन सी वाली फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर के ऊपर ज़्यादा, वो सॉरी पेंडुलम के ऊपर ज़्यादा अप्लाई हो रही है और पेंडुलम को दोबारा अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ, यानी अपने दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। तो सबसे पहले पहली वाली फोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए टेंशन एंड स्ट्रिंग, टेंशन एंड स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना, है ना। ये देखें आप, अगर इसको पिक्चर को देखें तो ये जो टेंशन है ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो क्या हमारा जो बॉब है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है? नहीं, हमारा बॉब तो मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि टेंशन एंड स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है। हम इसको कट कर देते हैं, टेंशन एंड स्ट्रिंग जो है वो लग ही नहीं रही है इस पेंडुलम के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स एम जी कॉस थीटा। अब देखते हैं ये जो एम जी कॉस थीटा है ये देखें लेंथ के पैरेलल है। ओके, अगर ये वेट एम जी कॉस्ट एम एक्स जो है एम जी कॉस थीटा अगर ये लग रही होती तो बॉब क्या होता, बॉब तो नीचे की तरफ जाता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट है वो तो देखें पैरेलल होता है, ये इस लेंथ के पैरेलल है ना, इस टेंशन के पैरेलल है। तो अगर ये कर रहा होता तो बॉब तो नीचे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अभी हमने एक बात स्टार्टिंग में पढ़ी थी जो मैंने आपसे कहा था कि गौर किएगा कि जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। तो इसका मतलब ये वाली भी जो फोर्स है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये तो एक्सटेंड हो ही नहीं रही है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, टेंशन की भी और एम एक्स एम जी कॉस थीटा की भी, तो अब फोर्स बची कौन सी? ऑब्वियस से आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो बची एम जी साइन थीटा। तो आप इसमें यही बातें लिखेंगे कि टेंशन और जो पैरेलल फोर्स है एम जी कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो फोर्स पाई जाती है, आपने बस ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सिंपल पेंडुलम में जब भी मोशन करता है वो अपने वेट के यानी कि वाई कंपोनेंट की वजह से मोशन करता है। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो डिपेंड करता है उसके कौन से कंपोनेंट पे, उसके वाई कंपोनेंट पे। और टेंशन और जो डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट है ये दोनों जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने आपको जो भी समझाया है आप जब इसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यही टीचर ने जो बातें बताई हैं ये इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके हमने 10A क्वेश्चन कर लिया, डायग्राम की मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ लिया। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इशू होता हो तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से उसको ब्रीफली अलग सी वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करूँगी। आपको जिसमें भी इशू हो आप मुझे ज़रूर उसको कमेंट में बताइए। अब देखें इसका बी वाला पार्ट है, उसके अंदर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। टेंशन स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है T=2πL/g अंडर रूट। इसमें हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए पेंडुलम के ऊपर किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, लेंथ चेंज करने से फ़र्क पड़ता है या मास चेंज करने से फ़र्क पड़ता है। तो याद रखिए, देखें इसके फॉर्मूले से ही देख लें, इसके अंदर लेंथ आ रहा है मास तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पेंडुलम के अंदर लेंथ चेंज करने से फ़र्क पड़ता है पेंडुलम की मोशन पे, मास चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जवाब आपको पेंडुलम के नीचे ही जो है वो मिल जाएगा, पेज नंबर 12 पे। आप ये देखें, ये लिखा हुआ है द फॉर्मूला शो दैट, देखिए फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, टी इन अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पेंडुलम जिस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता वो है उसका मास और एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 11 के पार्ट के अंदर आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा गया है बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर, कि अगर आप एक बॉल को एक बाउल में रख लेते हैं तो वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा? जी बिल्कुल करेगा। तो आपको इसका जवाब जो है वो आपके पेज नंबर बुक के 13 पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको पूरा मार्क कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इन दोनों क्वेश्चन में से आप चॉइस ली, अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन याद कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, तो हम बोल एंड बाउल सिस्टम को पढ़ते हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको पूरा रीड नहीं कर रही तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको देखें क्या करना है, आपने सिंपली एक बॉल रखी एक बाउल के अंदर, जिस पॉइंट पे रखी इसे हमने कह दिया ओ पॉइंट। देखें आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपने बॉल को ओ
पोजीशन पे रख दिया। अब पहले क्या है, बॉल रेस्ट पोजीशन पे, बॉल मूव नहीं कर रही। उसके बाद क्या किया आपने, बॉल को डिस्प्लेस किया, मतलब अपनी जगह से हटाया और आप पॉइंट ए तक ले गए। इसको डिस्प्लेस करके आप पॉइंट ए तक लग गए। अब देखें, एट पोजीशन ओ द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड ड्यू टू इनर्शिया, इट मूव्स टूवर्ड द पोजीशन एक्सट्रीम बी विद द रिस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब क्या होगा कि जब बॉडी ए पे जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ऐसी फोर्स जो अपनी वापस शक्ल इख्तियार करे, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा होगी तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में आके यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, वो क्या करेगी, बी पोजीशन पे जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुअली वो दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आएगी। तो देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या मोशन होता है कि कभी भी कोई बॉडी एक पूरा चक्कर कवर करे, तो देखें एक पूरा चक्कर कवर कर रही है ना, वो पहले ए पॉइंट पे जा रही है, देन अपनी मेन पोजीशन पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर अपनी मेन पोजीशन पे। तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसी चीज़ को आपको पूरा इंग्लिश में लिख के बताया हुआ है कि आपका जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12A, जिसके अंदर आपसे पूछा है व्हाट आर डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन किसे कहते हैं? तो डैम्प ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है आपको वो आपके बुक के पेज नंबर 15 पे मिलेगी। ये देखें, ये आपको ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है आपके बुक के पेज नंबर 15 पे। तो ये डैम्प ऑसिलेशन है। एन ऑसिलेटिंग बॉडी, मैंने आपको ऑसिलेटिंग बॉडी बताया था कि कौन सी ऑसिलेटिंग बॉडी होती है जो एक पूरा राउंड ट्रिप पूरा करे, इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन अफेक्ट इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेटिंग बॉडी जिसके ऊपर फ्रिक्शन अपना असर डाल रही हो उसे हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। यानी कि इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह से समझ लीजिए कि फ़र्ज़ करें वही बॉल एंड बाउल वाली एग्जांपल। ये जो बाउल था इसके अंदर ये बॉल रखी हुई थी। ओके, अब देखें क्या हुआ, बॉल यहाँ पे गई ए पॉइंट पे, फिर देन वो बी पॉइंट पे गई। अच्छा, अब आप ये देखें, उसको बॉल को बार बार फ्रिक्शन लग रही है। फ्रिक्शन का मतलब रगड़ होता है ना। वो बॉल यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। इसकी जो एम्पलीट्यूड है, ये जो मतलब इसकी जो वेव लेंथ है, ये जो एम्पलीट्यूड है, छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, छोटा होता तो इन दी एंड क्या होगा, बॉल स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रगड़ की वजह से जो ऑसिलेशन है वो छोटी होती जाए, ठीक है, जो वेव लेंथ्स हैं वो छोटी होती जाए और इन दी एंड स्टॉप हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। इस तरह की ऑसिलेशंस को डैम्प ऑसिलेशन और ऑसिलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर जो है फ्रिक्शन अपना असर डाले। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई, हमने इसको समझ लिया। अब इसके पार्ट बी जो क्वेश्चन, हाँ, इसका पार्ट बी जो है आपको सवाल पूछा गया है कि डैम्प ऑसिलेशन जो है वो किस तरह से एम्पलीट्यूड को कम करती जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे बॉल एंड बाउल वाला आपको सिस्टम बताया कि बॉल जो है उसको बार बार बाउल से फ्रिक्शन लगती जाएगी तो इन दी एंड क्या होगा, वो रुक जाएगी। तो आपने यही रीज़न लिख देना है कि देखें मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिड्यूस। ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना कि बॉल जो है वो इस तरह से ऑसिलेट होते होते कम होती जाएगी, इन दी एंड वो ऐसे आके स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व इन ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल की एनर्जी है, जो भी वो चीज़ थी, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो बॉल हो या कुछ भी हो, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी ना। क्यों? क्योंकि उसको रगड़ मिलती जाएगी। जब उसको रगड़ मिलती जाएगी तो जो उसकी जिस एनर्जी से वो पहले मूव कर रही थी अप एंड डाउन, वो एनर्जी नहीं रहेगी। वो एनर्जी क्या होगी, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ साथ जो ऑसिलेशन है, पूरी जो कंप्लीट ऑसिलेशन है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसमें यही सवाल का मतलब है कि क्यों डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया है, अ बॉय स्विंगिंग इन द स्विंग। एक लड़का है जो झूला झूल रहा है, एक्सप्लेन करें कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है, जिस रफ्तार से वो पहले झूल रहा था, वो क्यों कम होता जा रहा है प्रोग्रेस। तो देखें, सेम बॉल एंड बाउल वाला सिस्टम हुआ। इसमें मैंने इसका जवाब लिखा है फ्रिक्शन की वजह से। ये भी ऑब्वियस है, फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा होगा, बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ एयर कंटिन्यूसली डिक्रीज द ऑसिलेशन। जो हवा में फ्रिक्शन होगी उस लड़के की मूवमेंट को, उसके स्विंग को कंटिन्यूसली क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ऐसे अगर एक बंदा ये स्विंग पे बैठा हुआ है, झूल रहा है, तो क्या होगा, उसने पहले यहाँ पे झूला लिया, यहाँ पे लिया, अब तो
ज़रूरी है कि वो अपने फीट की मदद से, अपने पाँव की मदद से झूले की रफ्तार को मेंटेन रखे। वो जैसे ही उसे लगे कि झूला कम हो रहा है, वो बार-बार इसकी स्पीड बढ़ा दे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, वो झूले को रोकना चाहता है, वो अपने फीट की मदद नहीं लेता, तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन है, ज़मीन की फ्रिक्शन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी ऑसिलेशन को ख़त्म करेगी, कम करेगी। इन द एंड वो स्टॉप हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, द बॉडी मस्ट हैव टू अप्लाई कंटिन्यूअस फोर्स बाय फीट टू मेंटेन ऑसिलेशन। उसे बॉडी को, उस बॉय को कंटिन्यूस फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो अपनी ऑसिलेशन को मेंटेन कर सके। अगर नहीं करता तो अदरवाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिड्यूस होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है। और फाइनली क्या होगा, द स्विंग विल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। आखिर में जो वो झूला है वो रुक जाएगा उस फ्रिक्शन की वजह से। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम लगे और आपको चाहिए हो कि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किएगा, क्योंकि एक टीचर बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ आपके लिए बनाता है ताकि आपको इसमें हेल्प मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।